8. सचिन अपने घर के पास खड़े गनमैन और उसके साथी को देख रहा था। सचिन का पैर एक प्लास्टिक की खाली बोतल पर पड़ा। गनमैन ने सचिन की तरफ देखा। सचिन उसके सामने था, लेकिन वो खंबे की ओट में था और अंधेरे में खड़ा था। गनमैन को कुछ दिखाई नहीं दिया। गनमैन सचिन की तरफ बढ़ने लगा। सचिन खंबे के पीछे स्थिर खड़ा था। गनमैन उसे अभी देख नहीं सकता था, पर वो सचिन की दिशा में बढ़ रहा था। तभी सचिन के पीछे जिस गली में वो खड़ा था, उसमें एक गाड़ी मुड़ी। सचिन जानता था कि वो गाड़ी जैसे ही उसके नजदीक पहुंचेगी, उसकी हेडलाइट की रोशनी में वो दिख जाएगा। उसे पता था वो लोग उसे मारने ही आए थे और उन्होंने सचिन का फोटो देखा हुआ होगा। गनमैन चलते चलते सचिन से अब सिर्फ 10 कदम दूर आ चुका था। उसने गन सचिन की तरफ तानी हुई थी। सचिन के पीछे गली में आगे बढ़ती कार की हेडलाइट की रोशनी उस पे किसी भी पल पड़ने वाली थी। तभी सचिन को अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। वो उसकी कार की चाबी थी। उसने बटन दबाया। उसकी कार लॉक होने की आवाज आई। गनमैन ने पलट के पीछे देखा। सचिन तुरंत बगल के घर की ओट में छिप गया। कार सचिन के बगल से निकली। गनमैन प्लॉट के बगल के घर की दीवार से सट के छुप गया। कार आगे चली गई। गनमैन का साथी सचिन के घर की गली में खड़ा उसकी कार की तरफ देख रहा था। गनमैन ने अपने साथी को इशारा करके पूछा। उसने हाथ से ना करके इशारा किया। गनमैन ने फिर से उस दिशा में देखा जहां सचिन खड़ा था। वो फिर आगे बढ़ने लगा। उसने गन तान के खंबे के पीछे देखा। उसकी गन से सिर्फ 3 मीटर दूर एक कूलर के पीछे सचिन छिपा हुआ था। गनमैन वापस अपनी मोटरसाइकिल के पास जाके खड़ा हो गया। उसके दूर जाते ही सचिन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 10 मिनट बाद एक कार सचिन के घर की गली में मुड़ी। उसकी हेडलाइट्स बंद थी। दोनों गनमैन अंधेरे में खड़े गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो कार उनके नजदीक पहुंची, गनमैन गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। कार नजदीक आते ही गनमैन और उसके साथी ने कार की विंडशील्ड पे पढ़ा, हरियाणा पुलिस। अब पुलिस की कार की लाइट्स जल उठी। वो दोनों बाइक छोड़ के सरपट भागे। एक पुलिस वाला कार से निकल के उनके पीछे भागा। गनमैन का साथी हड़बड़ाहट में गिर गया। पुलिस वाले ने उसे धर दबोचा। गनमैन अगली गली में पहुंचा कि तभी सचिन अंधेरे से निकला। उसने गनमैन का हाथ पकड़ा। गनमैन ने ट्रिगर दबाया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। हेड कांस्टेबल राजवीर कुमार पुलिस स्टेशन में अपने डेस्क पे बैठा कैंडी क्रश खेल रहा था। उनके पुलिस स्टेशन में काम करने वाला एक हेड कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। उसने राजवीर को दूर से ही हाथ उठा के हेलो बोला। अरे मनीष, कहाँ था 2 दिन? वो हेड कांस्टेबल उनके पास आया। राम राम सर। राम राम भाई, हम दोनों एक ही रैंक के हैं, सर मत बोलिया कर। अरे पर आपको फोर्स में 15 साल हो गए, मन साथ है, उसकी भी रिस्पेक्ट हुआ करे सर जी। हाँ होती तो है। कहाँ था 2 दिन? सर जी क्या बताऊं। मनीष ने सर झुकाया। राजवीर ने एक कुर्सी अपने पास खींची। आजा यहाँ बैठ। मनीष उसके बगल में बैठा और धीरे से बोला, सर जी कोर्ट में था। क्या बात होगी? सर जी एक पलोट था सोनीपत में, मेरी बुआ के नाम। पिताजी ने उसके पेपर बनवा के वो अपने नाम कर लिया था। फूफा को पता चल गई, उसी का केस चल रहा था। कल फैसला आया से पिताजी ने वो जमीन भी वापस करनी पड़ेगी और ऊपर तो जुर्माना अलग। ओहो यार, ऐसे काम पक्के तरीके से करना पड़ा करे। कागज बढ़िया बंदे से बनवाते तो वो सब जगह एंट्री करवा देता। पर खैर हो गया, अब तो जो होना था। अरे हो के गया जी, बर्बादी होगी। पिताजी की सारी सेविंग चली जाएगी जुर्माने में। अरे ऊपर तो हो सके जेल भी जाना पड़े। अब मेरे बाड़का के लिए के छोड़ के जाएगा मेरा बाप। भाई के बताऊं? सर जी मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताना है, पैसे की बहुत जरूरत है। भाई कोई इलीगल काम में मत पड़ जाइयो। कहीं पकड़ा गया तो इंक्वायरी बैठ जाएगी।
करियर भी खत्म। अरे सर, अपना परिवार पालना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, है? फिर आगे जो भी करना पड़े। मनीष उठ के चला गया। राजवीर उसे ध्यान से देख रहा था। आधे घंटे बाद मनीष अपने डेस्क पे बैठा हुआ था। उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया, फोन पे किसी की बात सुनी और उठ के पुलिस स्टेशन के बाहर गया। स्टेशन से थोड़ी आगे चाय की एक टपरी थी। वहां राजवीर उसका इंतजार कर रहा था। हाँ सर। चाय पीवेगा? पी लूंगा सर। राजवीर ने चाय वाले से 2 कप लेके 1 कप उसे पकड़ा दिया। आजा। दोनों चाय की टपरी से कुछ कदम आगे चले। मनीष काम करेगा? बोलो सर जी, क्या करना है? राजवीर ने मनीष को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। 4 घंटे बाद हेड कांस्टेबल मनीष सोनीपत पुलिस हेडक्वार्टर के एक बड़े कंट्रोल रूम में था। कमरे में उसके अलावा डीएसपी अमित बलियान, सचिन यादव और 2 सादी वर्दी में पुलिस वाले मौजूद थे। वो सब उस टाइम मनीष के मोबाइल से प्ले हो रही एक ऑडियो फाइल सुन रहे थे। ऑडियो में हेड कांस्टेबल राजवीर कुमार की 4 घंटे पहले रिकॉर्ड हुई आवाज थी। सिंपल काम है, मैं समझा दूंगा। ना के बराबर रिस्क। तेरा ट्रांसफर मैं हरियाणा के एक की थाने में करवा दूंगा। वहाँ पे मेरे साथ के कुछ बंदे हैं, उन्हें इंश्योरेंस के लिए पुलिस रिपोर्ट की जरूरत पड़ती रहा करे। उनकी हेल्प करनी है, बस ठीक ठाक पैसे बढ़ जाएंगे। डीएसपी बलियान ने रिकॉर्डिंग बंद की और हेड कांस्टेबल मनीष की तरफ देखा। बहुत बढ़िया मनीष। थैंक यू सर। उम्मीद नहीं थी कि राजवीर तुझे सेम डे रिक्रूट कर लेगा। सर मुझे भी नहीं थी, पर जैसे ही उन्होंने कॉल करके पुलिस स्टेशन के बाहर आने को कहा, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके ही गया। गुड। अब हर कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी है और ये काम बहुत ध्यान से करना है। इंपॉर्टेंट केस है। यस सर। चलो फिर मिलते हैं अगली रिकॉर्डिंग के साथ। मनीष ने डीएसपी बलियान को सल्यूट किया और ऑफिस से निकल गया। सचिन ने डीएसपी बलियान से पूछा, अमित भाई ये आदमी कर तो लेगा? कौन? ये मनीष? हाँ, थिएटर किया है इसने पहले। थिएटर से पुलिस में कैसे आ गया? भाई भूखे पेट डायलॉग न बोले जाते। थैंक यू अमित भाई। अरे सचिन, तूने इतनी मेहनत करके जो एविडेंस इकट्ठा किया है, ये स्पेशल टास्क फोर्स उसी के बेसिस पे बनी है। इन्होंने फोर्स के आदमी को मारने की कोशिश करके लिमिट क्रॉस कर दी। तू देख कैसे भगा भगा के मारूंगा इन्हें। भाई मैं फोर्स में नहीं हूं अब। सचिन, एक बार पुलिस वाला बन गया तो वो सारी उम्र के लिए फोर्स का आदमी हो गया। भाभी और बच्चे ठीक है? उन्हें कुछ दिन हिबा के पेरेंट्स से घर भेजा है, वहां सेफ है वो। तू कहाँ रह रहा है अभी? मैं एक होटल में, और ग्रेट भारत के ऑफिस आना जाना और लोगों से पूछताछ करना सब बंद कर दिया है। इंश्योरेंस गैंग को लगेगा मैं शहर छोड़ के भाग गया हूँ। वो 2 टेलीमार्केटिंग वाले नंबर और बाकी सबके नंबर्स अब टैप हो रहे हैं। उससे एविडेंस तो मिलेगा, पर तेरे ऊपर अटैक के बाद वो लोग अब सावधानी से काम करेंगे। देखना ये है कि फोन टैप से एविडेंस कितनी जल्दी मिलता है। डॉक्टर रवि मेनारिया, डॉक्टर अमन जैन, मंजीत, विवेक, हेड कांस्टेबल राजवीर कुमार और प्रकाश भुनवल, अब इन सब के फोन्स को हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स टैप कर रही थी। अरे वो पवाना वाली पार्टी की तबीयत खराब हो रही है बहुत, उसका पैन कार्ड आज ही चाहिए। वो बनेगा तभी बैंक अकाउंट खुलेगा। अरे यार, यो कार फिर खराब होगी। इसके भी लागे कैंसर हो लिया। प्रकाश भाई तो कहूँ नई सेकंड हैंड कार लेनी पड़ेगी, एक्सीडेंट करने के नहीं है। जिन थाने का हेड कांस्टेबल 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है, चोर प्राण चोद। इसकी जगह कोई नया पुलिस ढूंढना पड़ेगा रे। और सुन, वो चंडीगढ़ कोर्ट के प्रोसिक्यूटर की पेमेंट आज याद तक कर दियो। वह बेचारे की पिछली 2 पेमेंट क्लियर ना हुई है। प्रकाश यार, एक डीएसपी है सोनीपत में, अमित बलियान। वो कुछ तो इंक्वायरी कर रहा है तेरे बारे में। पूरी बात बता। सोनीपत पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे बंदे ने बताई इंश्योरेंस फ्रॉड की छानबीन चल रही है। तेरा नाम भी सुनिया था उसने। मैं आज ही बात करूं, 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे।
हफ्ते भर में डीएसपी अमित बलियान का ट्रांसफर हरियाणा के किसी कोने में हो जाएगा। सोनीपत हेडक्वार्टर पुलिस के पीछे का एक रोड। रात के 11:30 बजे उस रोड पे एक ब्लैक कलर की मारुति वैगन आर खड़ी थी। कार की नंबर प्लेट्स पीले रंग की थी। उस रेंटल कार की पिछली सीट पे 2 लोग बैठे थे, सादी वर्दी वाला एक सब इंस्पेक्टर और प्रकाश भुनवल। प्रकाश उस पुलिस वाले से पूछ रहा था, उनने अभी तक कोई अरेस्ट क्यों ना करया? वो तो ना पता। डीएसपी बालियान और 3 पुलिस वाले हैं टीम में। वो लोग किसी से भी टास्क फोर्स के बारे में बात नहीं करते। जितनी जानकारी मैंने काढ़ी है वो भी बहुत रिस्क लेके काढ़ी है। वैसे डीएसपी का ट्रांसफर भी बढ़िया आइडिया है जेल से बचने के लिए। 2 करोड़ बड़ी अमाउंट नहीं है। मन भी पहले ये सोचा था, पर जब तक ट्रांसफर होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। प्रकाश ने आगे झुक के डैशबोर्ड खोला और उसमें से एक प्लास्टिक की थैली निकाली और सब इंस्पेक्टर को दी। सब इंस्पेक्टर ने थैली खोल के देखा। उसमें 500 के नोटों की 2 गड्डियां थीं। सब इंस्पेक्टर इंफॉर्मेशन के पैसे लेके कार से निकल गया। उसके जाने की 1 मिनट बाद प्रकाश पिछली सीट से निकल के आगे ड्राइवर सीट पे बैठा और उसने यू टर्न लिया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। सचिन और आकांक्षा समीर बेदी के ऑफिस में थे। प्रकाश के फोन टैप में उसने एक प्रोसिक्यूटर का नाम लिया था। हमने उस प्रोसिक्यूटर को ट्रैक किया। मैं और डीएसपी अमित बालियान से मिलने गए। उसे बस जेल का डर दिखाने की देर थी। वो तोते की तरह सब कुछ बोलने लगा। अब वो केस में हमारा सरकारी गवाह है। उन्होंने एक प्रोसिक्यूटर खरीद रखा था। अनबिलीवेबल। इतने सालों में कुछ क्लेम्स के केस कोर्ट में भी गए थे। वो प्रोसिक्यूटर वहाँ इंश्योरेंस कंपनी के केसेस को कमजोर कर देता था, इसलिए ये लोग कभी कोई केस नहीं हारे। उसे एक केस का 2 लाख मिलता था। माय गॉड। अब किला गिरना शुरू होगा। सोनीपत पुलिस हेडक्वार्टर के एक इंट्रोगेशन रूम में डॉक्टर मिनारिया डीएसपी बलियान के सामने बैठा था। डीएसपी बलियान के हाथ में एक फाइल थी। डीएसपी बलियान ने देखा कि डॉक्टर मिनारिया मुस्कुरा रहा था। तेरी शक्ल देख के तो लगता है तू लोगों की जाटता बहुत होगा। नहीं सर, मेरा बस नेचर ही ऐसा है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सर? गैस कर, 100 रुपए दूंगा। डॉक्टर मिनारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। डीएसपी बलियान ने फाइल से 2 पेपर निकाल के डॉक्टर मिनारिया को दे दिए। ये देख। डॉक्टर मिनारिया ने दोनों पेपर लिए और उन्हें पढ़ने लगा। पेशेंट राम किशोर सैनी। एक तेरी साइन की हुई झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और दूसरी राम किशोर के गांव के आंगनबाड़ी सेंटर की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है उसे कैंसर था। तेरी कॉल्स भी टैप की है हमने। परसों तू डॉक्टर जैन से हर केस के 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा था। डॉक्टर मिनारिया की हंसी गायब हो गई। इंश्योरेंस फ्रॉड का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, तू उसमें छोटा सा मोहरा है। बिना टाइम वेस्ट करे सब कुछ बता दे, हो सके तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। थोड़ी देर बाद कमरे में टेबल और कुर्सी रख दी गई थी और एक कांस्टेबल डॉक्टर मिनारिया का बयान दर्ज कर रहा था। मुझे डॉक्टर अमन जैन ने 3 साल पहले कांटेक्ट किया था। मैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैंडल करता था। मुझे रिकॉर्ड्स में से ढूंढ के उन्हें वो केस फाइल देनी होती थी सर, जिनमें पेशेंट कैंसर की लास्ट स्टेज पे हो। एक फाइल के मुझे 10,000 रुपए मिलते थे सर। फाइल्स देने के बाद उन पेशेंट को डॉक्टर जैन के साथी इंश्योरेंस में घपले के लिए कांटेक्ट करते थे। जो पेशेंट्स हमारे साथ हाथ मिला लेते थे उनकी बॉडी मरने के बाद एक्सीडेंट के निशान के साथ हॉस्पिटल में आती थी सर। हॉस्पिटल में और कौन कौन डॉक्टर शामिल थे इसमें? और कोई नहीं सर। डॉक्टर जैन ने बताया था कि इसमें किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है। मैं डॉक्टर्स की ड्यूटी टाइमिंग भी हैंडल करता था। जब किसी की डेथ होती थी
तो उनका फोन आता था डॉक्टर जैन को। वो मुझे फोन करते थे, मैं ड्यूटीज मैनिपुलेट करके पोस्टमार्टम के लिए अगली ड्यूटी डॉक्टर जैन की लगा देता था, ताकि जब वो बॉडी आए जिसकी झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनानी है, तब डॉक्टर जैन ड्यूटी पर हों। और डॉक्टर जैन सर पोस्टमार्टम बनाते थे और उस पेशेंट का डेटा मैं हॉस्पिटल रिकॉर्ड में से डिलीट कर देता था। बस इतना ही काम था मेरा। डॉक्टर जैन के किसके साथी को जानता है तू? मैं सर सिर्फ 2 लोगों से मिला हूँ, उनका नाम नहीं पता। कैसे दिखते थे? गुंडा टाइप लुक था उनका। डीएसपी बल्यान हंसने लगा। डॉक्टर जैन कहाँ है? घर पे नहीं मिले? पता नहीं सर, सच बता रहा हूँ। फिर डीएसपी ने डॉक्टर मिनारिया को घूर के देखा और आगे झुक के धीरे से पूछा, आखिरी सवाल, प्रकाश भुवल कहाँ है? डॉक्टर मिनारिया की गिरफ्तारी से पिछली रात 3 बजे प्रकाश ने रेंट की हुई वैगन आर अपने घर के सामने रोकी। चाबी से दरवाजा खोल के वो घर के अंदर गया। सब सो रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में गया और उसने बिना आवाज किए अलमारी खोल ली और अंदर से अपना लैपटॉप बैग निकाला। फिर उसने चाबी से अलमारी में एक छोटी तिजोरी खोली और उसमें से एक बड़ा पेपर एनवेलप निकाला और तिजोरी बंद कर दी। क्या कर रहे हो? प्रकाश ने पलट के देखा। उसकी बीवी आधी नींद में उसके पीछे खड़ी थी। अरे कुछ कागज चाहिए थे, लेना आया हूँ। सो जा। ये कह के प्रकाश वापस बाहर जाने लगा। इतनी रात में कहाँ जाओगे? सुबह चले जाना। अरे कुछ अर्जेंट काम है जमीन का, अभी जाना है, सुबह तक आ जाऊंगा। ये कह के प्रकाश वहां से निकल गया। बाहर जाके वो रेंटल कार में बैठा। उसने अपने घर और उसके बाहर खड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर को देखा, फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। आधे घंटे के बाद उसने गाड़ी एक ब्रिज पर रोक दी। ब्रिज के नीचे से नाला बह रहा था। उसने कार की खिड़की खोली और पहले अपना लैपटॉप नाले में फेंका, फिर अपना वाइट कलर का आईफोन और फिर ब्लैक कलर का आईफोन, दोनों नाले में फेंक के वहां से वो निकल गया। डॉक्टर मिनारिया जिस दिन गिरफ्तार हुआ, उसी शाम हेड कांस्टेबल राजबीर कुमार भी अरेस्ट हुआ। शाम को वो इंटरोगेशन रूम में डीएसपी अमित बल्यान के सामने बैठा था। डीएसपी बल्यान ने गला साफ किया और कहा, हेड कांस्टेबल राजबीर कुमार, इंश्योरेंस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टास्क फोर्स चीफ के सामने बैठा है। तू मेहनत करवाएगा कि वैसे ही बता देगा? राजबीर चिल्लाया, मैं पावली कांड हूँ सर, महापावली कांड। मैं प्रकाश ने बचपन से जानू सर, फिर भी उस ठग के चक्कर में आ गया। क्यों आ गया? सर आपने नहीं पता वो आदमी चीज क्या है। वो किसी का सगा नहीं है। वो आदमी गंजे को कंघी बेच सकता है सर। अच्छा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उसने तुझे इस काम में फंसा दिया। तुझे पैसे नहीं कमाने थे? पुलिस वाला कई तरीके से ऊपर की कमाई कर सके सर, लेकिन उसके चक्कर में। अचानक डीएसपी ने एक सनसनाता थप्पड़ राजबीर के गाल पे जड़ दिया। पुलिस वाले के पास अपनी तनख्वाह में गुजारा करने का तरीका भी होता है। जिसने तुम सबकी ये करोड़ों की स्कीम पकड़ी है ना, वो आदमी अपनी ईमानदारी की सजा भुगत रहा है, वरना अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर होता वो। समझ गया? अब फालतू बात मत कर और सीधा सीधा बता, क्या काम था तेरा इस स्कीम में? मैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को प्रकाश की फ्रॉड स्कीम में शामिल करता था सर। आदमी की डेथ तो कैंसर से पहले ही हो चुकी होती थी। फिर प्रकाश की बुआ का लड़का मंजीत भूमल और उसका दोस्त विवेक उसकी बॉडी का एक्सीडेंट करते। हमारे साथ शामिल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की झूठी एफआईआर बनानी होती थी कि उस आदमी का सच में एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, एक्सीडेंट का दिन, तारीख, वो सब डाल के एक केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 1 लाख मिलता था सर। और बस सर, मेरा और मेरे साथ के पुलिस वालों का यही काम था। मैं सबके नाम बता दूंगा सर, बस एक रिक्वेस्ट है सर, मेरा फोटो अखबार में मत छापना सर, प्लीज।
रिक्वेस्ट बाद में करियो, पहले ये बता प्रकाश कहाँ है? वो नहीं मिला सर, बहुत टेढ़ी खोपड़ी से वो अगर भाग गया तो मिलेगा नहीं। अगले दिन सुबह चंडीगढ़ कोर्ट के एक कमरे में एक हियरिंग खत्म हुई। एक वकील और डॉक्टर अमन जैन उस कमरे से निकले। डॉक्टर जैन बहुत घबराया हुआ था। वकील ने उसे देखा और कहा, सॉरी अमन जी, चांसेस 50-50 थे, आपकी एंटीसिपेटरी बिल नहीं हो पाएगी। अरे पर हम हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं ना। वो कॉरिडोर में चल रहे थे। अमन जैन चलते चलते किसी से टकरा गया। सॉरी। उसने देखा भी नहीं कि वो जिससे टकराया वो डीएसपी अमित बल्यान था। डीएसपी ने उसके कंधे में हाथ डाला। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे टक्कर मारना आपके पिछले 2.5 साल का सबसे मामूली क्राइम है। कहाँ छुपे हुए थे 2 दिन से? डॉक्टर अमन जैन ने देखा डीएसपी बल्यान के साथ सचिन खड़ा था और उनके साथ 2 पुलिस वाले। 2 सेकंड बाद डॉक्टर जैन ने कहा, मेरी कार पार्किंग में खड़ी है। डीएसपी बल्यान ने हाथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर जैन ने उसे अपनी कार की चाबी दी। डीएसपी ने मुड़ के चाबी अपने साथ के एक पुलिस वाले को दे दी। चलो, आपकी गाड़ी भी आ जाएगी, आप मेरे साथ सरकारी गाड़ी में चलो। डॉक्टर अमन जैन का एक हाथ एक पुलिस वाले ने अपने हाथ में पकड़ा और दूसरा डीएसपी बल्यान ने अपने हाथ में। वो कार पार्किंग की तरफ चल दिए। रात के 10 बजे थे। रोडवेज की एक वोल्वो बस हाईवे पे तेज रफ्तार से जा रही थी। एक टोल नाके पे बस की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। बस की एक खिड़की के पास बैठे प्रकाश भुनवल ने खिड़की का पर्दा हटा के देखा। सामने बोर्ड पे लिखा था, थैंक यू फॉर विजिटिंग हरियाणा। बस हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। डीएसपी अमित बल्यान सोनीपत पुलिस हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में पहुंचा। समीर बेदी, आकांक्षा और सचिन वहां उसका इंतजार कर रहे थे। डीएसपी को देखते ही सबसे पहले सचिन कुर्सी से उठा। भाई डॉक्टर जैन ने स्टेटमेंट दी? हाँ दे दी। उसकी स्टेटमेंट बाकियों की स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है। हर केस की झूठी पोस्टमार्टम के उसे 1,75,000 रुपए मिलते थे। समीर बेदी ने टेबल से एक न्यूज़पेपर उठाया और बोला, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? डॉक्टर मनेरिया और डॉक्टर जैन के अरेस्ट के बाद सोनीपत जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जाने की धमकी दे रहे हैं। यू नो व्हाट दे आर आस्किंग? हियर, आई विल रीड इट फॉर यू। समीर ने न्यूज़पेपर खोला और उसमें से एक स्टेटमेंट पढ़ा। सोनीपत जनरल हॉस्पिटल के प्रवक्ता ने कहा कि अगर कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल आएगी तो पैथोलॉजिस्ट तो उसका पोस्टमार्टम करेगा ही। ये उनकी ड्यूटी है। पुलिस को उन डेड बॉडीज को हॉस्पिटल लाने वालों को पकड़ना चाहिए, पढ़े लिखे ईमानदार और मेहनती डॉक्टर्स को नहीं। समीर ने न्यूज़पेपर टेबल पर रख दिया। मिस्टर बाल्यान, आप इन लोगों की हिम्मत देख रहे हैं? डीएसपी बल्यान समीर को अचरज से देख रहा था। आपको क्या लगा ये लोग माफीनामा लिखेंगे? पूरे हॉस्पिटल पे इंक्वायरी बैठेगी, अब कई लोगों की नौकरी जाएगी। और आप क्यों परेशान हो रहे हो? केस सॉलिड है। हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स, विटनेसेस, फ्रॉड में शामिल लोगों की स्टेटमेंट्स सब है। और सुनो, हमने जब हॉस्पिटल में रेड मारी तो क्या मिला? कई पेशेंट्स जिनकी झूठी रिपोर्ट बना के उनका डेटा डिलीट कर दिया गया था, मिनारिया ने उनके रिकॉर्ड्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मिल गए। सचिन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके लिए केस में इतनी प्रोग्रेस काफी नहीं थी। आखिरकार उसने डीएसपी बल्यान की तरफ देखा। अमित भाई, प्रकाश भोंल की कोई लीड? नहीं भाई, कोई ट्रेस नहीं है उसका। न फोन ऑन हुआ है 3 दिन से, न उसने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज किया है। उसके कजिन मंजीत भुवन को भी कुछ नहीं पता। बीवी बोली 4 रात पहले 3 बजे घर आया था, 5 मिनट में कुछ कागज और अपना लैपटॉप लेकर निकल गया। तब से घर ही नहीं आया है। उसकी फॉर्च्यूनर भी घर पर ही है। समीर ने झुंझुला कर कहा,
टिल द टाइम प्रकाश इज नॉट अरेस्टेड, फ्रॉड में चुराए गए पैसों को रिकवर करने का कोई चांस ही नहीं है। डीएसपी बल्यान आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। सर, कोशिश चल रही है। हमने बहुत फास्ट मूव किया, पर वो आदमी हमसे एक कदम आगे निकला। वो आदमी 2.5 साल तक इतनी कंपनीज के साथ बिना रडार में आए फ्रॉड करता रहा। उस लेवल का स्मार्ट क्रिमिनल मिल सकता है? आई मीन मिस्टर बालियन, आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट विद मी। उसका पकड़ में आना पॉसिबल भी है? सर, ऑनेस्टी की बात तो ये है कि मैं आपको कोई अश्योरेंस नहीं दे सकता। प्रकाश के पास इतना पैसा और दिमाग है कि अब तक वो आदमी कहीं भी हो सकता है। मेरा मतलब है दुनिया के किसी भी कोने में। सचिन खिड़की के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। देहरादून के एक होटल के कमरे में प्रकाश भुनवल खिड़की के सामने खड़ा था। खिड़की के बाहर सामने मसूरी की पहाड़ धुंध की चादर ओढ़े हुए थी। बेडरूम का दरवाजा खुला और स्मिता अंदर आई। वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। ओके मम्मा, बाय। उसने फोन काटा और प्रकाश के पास आ गई। प्रकाश ने उसकी ओर देखा। तना बेरा से तो कितनी देर तक फोन पे लगी हुई थी? सॉरी बेबी, मैं मम्मा से। वही मम्मा जिसने तन्ने घर से बाहर निकालने के बाद 2 साल तार से बात ही को नहीं करी। बेबी, वो मेरी मॉम है एंड आई एम सो स्ट्रेस्ड। हम 6 दिन से यहाँ हैं और कब तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे? अरे सुन, पैकिंग शुरू कर। आज रात दिल्ली के लिए निकलना है। हमारा नया पासपोर्ट बन गए। कल सुबह वो लेने हैं और कल रात लंदन की फ्लाइट से। ओह ओके। स्मिता ने डरते हुए कहा। बेबी, हम कभी तो लंदन से वापस आएंगे ना? प्रकाश ने उसके चेहरे पे घबराहट देखी। वो मुस्कुराया और उसने स्मिता को कमर से खींच के अपनी बाहों में ले लिया। लंदन में हमारा घर सा है, वहाँ अपनी लाइफ शुरू करेंगे। हमारे बच्चों को लंदन की सिटीजनशिप। तभी कमरे का दरवाजा खुला। प्रकाश ने दरवाजे की तरफ देखा। होटल के एक स्टाफ मेंबर ने चाबी से दरवाजा खोला था। तभी उसे हाथ से बगल में ढकेल के डीएसपी बल्यान कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ साथ 3 और पुलिस वाले अंदर घुसे। इससे पहले प्रकाश कुछ कर पाता, डीएसपी ने उसका हाथ मोड़ के उसे जमीन पर लिटा दिया था। एक लेडी कांस्टेबल ने अंदर आके स्मिता का हाथ पकड़ा। प्रकाश जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा था। दरवाजे पे खड़ा एक आदमी उसे घूर रहा था। प्रकाश ने उसका सिर्फ नाम सुना था, उसे कभी देखा नहीं था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सचिन यादव। एक घंटे बाद एक टोयोटा इनोवा हाईवे पे सोनीपत की तरफ बढ़ रही थी। एक पुलिस ऑफिसर कार चला रहा था। सचिन आगे की सीट पे बैठा हुआ था। बीच की सीट पे प्रकाश भुनवल बैठा था। उसके हाथ सामने की तरफ हथकड़ियों में बंधे थे। प्रकाश की एक तरफ डीएसपी अमित बल्यान और दूसरी तरफ एक और पुलिस वाला बैठा हुआ था। पीछे की सीट पे एक लेडी कांस्टेबल के साथ स्मिता बैठी हुई थी। उसका रोना अभी अभी बंद हुआ था। डीएसपी बल्यान झुंझुलाया हुआ सचिन से पूछ रहा था। यार, डैशबोर्ड में ही है पेन ड्राइव, ध्यान से देख। नहीं है अमित भाई, इसमें आप ले आना भूल गए होगे। सचिन ने डैशबोर्ड बंद किया। अरे ऐसे कैसे भूल गया? मैं कभी भी लंबे सफर पर जाऊं तो अपना पंजाबी गाने वाली पेन ड्राइव लेके चलता हूं। मैं अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ से चला दूं गाने, क्या सुनोगे? माता की भेंटे चला दूं? ओ भाई, भजन घर जाके सुनना। मेरी गाड़ी में चलाया तो तुझे इधर ही उतार दूंगा। बस पकड़ के आना फिर सोनीपत में। सचिन हंसने लगा। तभी कार में प्रकाश की आवाज आई। सर जी। सब चुप हो गए। प्रकाश ने कहा, बस एक बात बता दो, आपने मने ढूंढिया कैसे? डीएसपी अमित बल्यान बोला। सचिन बता भाई। प्रकाश ने रियर व्यू मिरर में आगे बैठे सचिन की आंखों में देखा। तू सचिन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर सचिन यादव? सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया।
सिर्फ रियर व्यू मिरर में प्रकाश की आंखों में देखा। डीएसपी बल्यान ने फिर से कहा, बता बता इसकी पूंछ कैसे पकड़ में आई? सचिन ने गहरी सांस ली और कहा, तूने अपने दोनों फोन ऑफ कर दिए, लैपटॉप भी ऑन नहीं किया। मेरा अंदाजा है लैपटॉप और फोन सिम कार्ड समेत डिस्ट्रॉय करे होंगे। स्मार्ट। पर तेरी पहली गलती, अपनी बुआ के लड़के मंजीत को अपनी गर्लफ्रेंड स्मिता के बारे में नहीं बताना चाहिए था। दूसरी गलती, तुझे अकेले भागना चाहिए था। पर स्मिता का फोन और सिम भी तोड़ दिया ना, और तूने स्मिता की मम्मी का फोन छोड़ दिया। डीएसपी बल्यान हंसने लगा। सचिन ने आगे कहा, मेरी वाइफ कोई दिन ना जान देती, अपनी मम्मी तो एक बार फोन पे बात जरूर करा करे। जब मंजीत ने तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया और उसका फोन भी ऑफ मिला, तो माँ ने उसकी मम्मी का फोन ऑब्जर्वेशन पे डलवाया। उसकी मम्मी को रोज एक नंबर से 1-1.5 घंटे का कॉल आया करता। हमने वो फोन ट्रैक किया और देहरादून में तेरे होटल पहुंच गए। अब डीएसपी बल्यान जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भाई सचिन, कट्टे जेम्स बॉन्ड है तू। प्रकाश की आंखों में अब गुस्सा था, बेइंतहा गुस्सा। उसने पलट के पीछे की सीट पे बैठी स्मिता की तरफ देखा और चिल्लाया, डीएसपी बल्यान ने अचानक उसका मुंह पकड़ के सामने किया और उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया। मेरे सामने गलीज हरकत की ना, साले यहीं रास्ते में गाड़ दूंगा तुझे, समझ गया? प्रकाश चुप हो गया। वो रियर व्यू मिरर में सचिन की आंखों में देख रहा था। अगले दिन सोनीपत पुलिस हेडक्वार्टर के इंटरोगेशन रूम में प्रकाश भुनवल बैठा हुआ था। उसके सामने डीएसपी बल्यान आके बैठा। कमरे में 2 कांस्टेबल और सचिन भी मौजूद थे। प्रकाश सचिन को घूर रहा था। डीएसपी बल्यान ने एक कांस्टेबल को पूछा, रिकॉर्डर ऑन है? उसने हाँ में सिर हिलाया। प्रकाश ने डीएसपी की तरफ देखा और सचिन की तरफ इशारा करके बोला, यो आदमी तो पुलिस में कोन्या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स है, यो यहाँ क्या कर रहा है? डीएसपी बल्यान ने उसे घूर के देखा। इस कमरे में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तेरा बाप डिसाइड करेगा, और तू चुपचाप सवालों के जवाब देगा। प्रकाश ने सर झुकाया और फिर डीएसपी बल्यान की तरफ देखा। पूछो, क्या पूछना है? बाकी सारी बात बाद में, सबसे पहले मुझे एक बात जाननी है। उसके बाद डीएसपी बल्यान ने ऐसा सवाल पूछा जिसकी कमरे में मौजूद किसी आदमी को उम्मीद नहीं थी। डीएसपी ने प्रकाश की आंखों में देखा। तुम लोग किसी आदमी के मरने के बाद उसकी बॉडी को ले जाके एक्सीडेंट करवाया करते। कभी कोई आदमी तुम्हारी एक्सपेक्टेड टाइम के हिसाब से ना मरा हो, या किसी का कैंसर किसी तरीके से ठीक हो गया हो, तब तुमने कभी ऐसे किसी आदमी का मर्डर भी किया है? प्रकाश डीएसपी की आंखों में देख रहा था। सबकी नजरें प्रकाश पे थी। कमरे में अब बिल्कुल सन्नाटा था। तुमने कभी ऐसे किसी आदमी का मर्डर भी किया है? प्रकाश डीएसपी की आंखों में देख रहा था। सबकी नजरें प्रकाश पे थी। 5 सेकंड बाद प्रकाश ने ना में सिर हिलाया। डीएसपी बल्यान उसकी आंखों में आंखें गड़ाए हुए था। आखिरकार उसने कहा, मेरी 18 साल की सर्विस में झूठ पकड़ने में आज तक नहीं चूका मैं। तू पहला आदमी है जिसकी आंखों में देख के मैं बता नहीं सकता कि तू झूठ बोल रहा है कि सच। तू पहले नौकरी करता था ना इंश्योरेंस कंपनी में? अच्छी भली नौकरी छोड़ के ये फ्रॉड का आइडिया कैसे आया? मैं कंप्लायंस इंश्योरेंस कंपनी के मैक्ट के केस हैंडल करया करता, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। एक केस में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसको कैंसर था। तब आइडिया आया कि अगर एक्सीडेंट से पहले वो आदमी कैंसर से मर जाता तो उसने क्लेम का पैसा मिलता। और फिर एक आइडिया क्लिक हुआ कि अगर कैंसर की डेथ को एक्सीडेंट दिखा दिया जाए तो उसमें पैसा बन सके। 8 साल में एक्ट में काम किया था तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी थी। सबसे पहले डाटाबेस चाहिए था, ऐसे गरीब लोगों का जिनको लास्ट स्टेज कैंसर हो
सोनीपत जनरल हॉस्पिटल, हरियाणा का सबसे बड़ा गवर्नमेंट कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, राइट? प्रकाश ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैंने उस हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट पता करे पहले ही, तब मैंने डॉक्टर अमन जैन मिलिया। अपनी शादी से दुखी, पैसा का लालची पर तेज दिमाग। डॉक्टर जैन से गरीब पेशेंट्स के डेटा मिलता था। उन पेशेंट के फैमिली वालों को इंश्योरेंस स्कीम में शामिल करना मुश्किल को नहीं था। उन सबको पैसा चाहिए था, किसी की जरूरत थी तो किसी का लालच। सचिन जोर से बोला, उनका लालच या तेरा? तूने उनकी गरीबी का फायदा उठाया है पैसे बनाने के लिए। तो ये गलत किया, यो सही गलत, अच्छा बुरा, ईमानदारी, बेईमानी, यो सब ना मिडिल क्लास लोगों के चोचले से खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के। प्राइवेट जॉब में 12 घंटे मेहनत करके क्यों उखाड़ लिया मैंने? अरे गर्मी सर्दी बरसात में मोटरसाइकिल पे जाया करता, अरे कमरे के फ्लैट में रहा करता। जिम्मेदारी की किरण में गुस्सा आदमी ना चूतियां वाली लाइफ जिया कर रहा है। तो लग्जरी वाली लाइफ चाहिए थी तुझे? हाँ, चाहे वो गरीबों के नाम पे बेईमानी से कमाई पैसों से मिली हो। प्रकाश मुस्कुराया। अरे सचिन जी, हमारी इंश्योरेंस स्कीम में शामिल लोग ना अपने फैमिली मेंबर की डेड बॉडी दे दिया करे हैं उस पर गाड़ी चढ़ान खातर। 2.5 साल में इनमें से किसी का जमीर जाग गया कि उसने गलत किया, अपने फैमिली मेंबर की बॉडी का अपमान किया? किसी ने फायर करी? आपने जा के फ्रॉड में शामिल लोगों के परिवार वालों से सवाल पूछे, इसकी एक भी परिवार वाले ने आपको कुछ बताया? नहीं ना? क्यों? क्योंकि पैसा मिला करता था सर, पैसा मिला करता था। मैंने गरीबों का फायदा को नहीं उठाया, वाने मारे दिए मौके का फायदा उठाया से। क्योंकि पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो है सर, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सचिन और प्रकाश एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। एक हफ्ते बाद सचिन बलराम के साथ उसके गांव में बैठा था। 60 साल का किसान बलराम अजीत का दोस्त था, जिसके इंश्योरेंस फ्रॉड के सिलसिले में सचिन और आकांक्षा उससे 2 महीने पहले मिले थे। सचिन को नहीं पता था क्यों, पर बलराम उसके जहन में उनकी मुलाकात से ही बैठा हुआ था। सचिन उसे केस के बारे में बता रहा था। उस आदमी की आंखों ने साफ दिखाई दे रहा था, उसने अपने किए पे कोई शर्म या अफसोस नहीं था। और ताऊ, एक बात बोलूं, उसकी बात कहीं ना कहीं सही भी थी। बलराम ने हुक्के का एक कश खींचा और फिर कहा, गरीब आदमी का जीवन कठिन हुआ करे बेटा, ये तो सच है। पैसा बड़ा जरूरी है, पर जिन जिन गरीब परिवारों ने इस धांधली में पैसा लिया उस गैंग से, उनकी किसी को कुछ ना बताने की एक और वजह थी। अगर वो बताते तो वो खुद भी फ्रॉड के केस में फंस जाते। और तूने ही तो अभी बताई कि कई लोग जिससे उस गैंग ने बात करी, उनने इस फ्रॉड में शामिल होने से मना कर दिया। हाँ, उनने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था, और 5 में से 4 लोगों ने मना कर दिया था। हाँ, तो वो बाकी 4 भी तो गरीब परिवार ही थे ना। सरकारी हॉस्पिटल में कौन से अमीर आदमी का इलाज होया करे। और ताऊ, इतने लोगों ने तो हाँ करी ना कि उस गैंग ने 150 करोड़ का चूना लगा दिया इंश्योरेंस कंपनियों को। और अब भुगतेंगे अपनी करनी का फल। बेटा, यो बलवंती थी ना, अजीत की घरवाली। हाँ हाँ, उनके घर पे ताला लग गया था जब मैं आया। लग गया ही होगा। अजीत के मरने के बाद बलवंती ने अजीत के भाई से ब्याह कर लिया। अभी पिछले हफ्ते ही गुजर गई। एड्स हुआ था उसको। एड्स? और वो उनकी बेटी, मतलब भतीजी सरिता? के पता बेटा, यो फ्रॉड की बात सामने आने के बाद गांव छोड़ दिया उसने। हमारे गांव में जो बैंक है ना, बलवंती का खाता उसी बैंक में था। उस बैंक में हमारे गांव के कई लोग काम करया करें। उनमें से एक ने बताई कि जब वो मरी तो उसके अकाउंट में
सिर्फ 11,000 रुपए थे। 11,000? ताऊ, अभी तो उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिले थे, 6 महीने बिना हुए। बेटा, ये प्रकाश जैसे सांप ही सब कुछ खा जाते हैं। बलवंती को 50-60 हजार से ऊपर ना दिए होंगे उन चोरों ने। उसके घर वाले अजीत के नाम पे 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है ताऊ। लालच के कुएं का कोई अंत नहीं होता, उसमें कितना भी डाल लियो वो भरता नहीं कभी। बलराम ने हुक्के का एक कश खींचा और सचिन को देखा। उस बूढ़े किसान ने दुनिया देखी थी, उसे पता था सचिन खुद से जूझ रहा था। बेटा मेरी बात सुन। सचिन ने बलराम की आंखों में देखा। बलराम बोला, हराम का पैसा जैसा आया करे वैसा ही जाया करे। लोग अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं, चलो वो करना भी चाहिए, पर सबसे जरूरी ये है कि आदमी अपनी औलाद को संस्कार अच्छे दे के जाए। मेहनत और ईमानदारी की कमाने वाला रेशम के गद्दे पे ना सही रस्सी की खाट पे सोवे, पर उसको नींद सुकून की आती है बेटा। ये कह के बलराम चुपचाप अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। दोनों काफी देर तक चुपचाप साथ बैठे रहे। बलराम से मिलने के बाद शाम को सचिन अपनी कार में वापस घर जा रहा था। रास्ते में एक जगह एक बाजार पड़ता था। वो बाजार के ट्रैफिक में से गाड़ी निकाल रहा था, तभी उसकी नजर एक ठेले पे गई। उसने उस ठेले पे जाके कुछ सामान खरीदा। सचिन रात को घर पहुंचा। घर पे कोई नहीं था। उसने ड्राइंग रूम की रोशनी जलाई और अपने पिताजी की फोटो के पास गया। उसने अपने पिताजी की तस्वीर दीवार से उतारी और इधर उधर देखा। कोई कपड़ा ना मिलने पे उसने सोफे पे एक कुशन का कवर उतारा। उस कपड़े से उसने अपने पिताजी की फोटो को अच्छी तरीके से साफ किया। फिर उस तस्वीर को दीवार पे टांग दिया। फिर उसने बाजार से जो सामान खरीदा था वो एक थैली में से निकाला, कमल के फूलों की माला। उसने वो फूल माला अपने पिताजी की तस्वीर पे लगाई। वो अपने पिताजी की तस्वीर देख रहा था। तभी दरवाजा खुला और उसकी बेटियां अंदर आईं। पापा? उसने पलट के अपनी बेटियों को देखा। दोनों उसके पास आईं और उनसे लिपट गई। हीबा ने दरवाजा बंद किया। मिशु, आमना, पापा को अपनी स्पोर्ट्स की ट्रॉफी दिखाओ। ओके मामा। दोनों बच्चियां अंदर भाग गईं अपनी ट्रॉफीज लाने। हीबा की नजर सचिन के पापा की तस्वीर पे गई। तस्वीर साफ हो चुकी थी और उस पे फूलों की माला चढ़ी थी। उसने सचिन की आंखों में देखा। सचिन की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा रहा था। हीबा के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़ के सचिन को गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह सचिन समीर बेदी के ऑफिस में बैठा हुआ था। सचिन ने पूछा, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, आपने बुलाया, क्या हुआ? तुम अभी फ्री हो? एक और काम है। अभी अभी इतना बड़ा केस फिनिश किया है। पूरी बात तो सुनो। मैं चाहता हूं तुम ग्रेट भारत के लिए ही काम करो एज आर इन हाउस इन्वेस्टिगेटर। सचिन ने एक सेकंड सोचा, फिर कहा, नो, आपको मेरी सैलरी से पहले ही प्रॉब्लम थी। अबाउट दैट। समीर ने ड्रॉर से एक चेक निकाल के सचिन के सामने रख दिया। ये क्या है? योर फर्स्ट सैलरी एडवांस। सचिन ने चेक पे लिखी रकम पढ़ी। ये बहुत ज्यादा है, आप इतनी ज्यादा सैलरी देना सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये सैलरी नहीं है, इंश्योरेंस है फ्यूचर के किसी भी फ्रॉड के अगेंस्ट। यू सी सचिन, आई एम एन इंश्योरेंस मैन। मैं इंश्योरेंस का सही प्रीमियम डिसाइड करने में कभी गलती नहीं करता। सचिन उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पलट के समीर की तरफ देखा। उसके पास कुछ कहने को नहीं था, सिर्फ चेहरे पे एक शौक था। वो पलटा और ऑफिस से निकल गया। उसके निकलते ही समीर हंसने लगा।
सचिन उनके ऑफिस से बाहर निकला। आकांक्षा बाहर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। बताया पापा ने? सचिन ने हाँ में सिर हिलाया। चलो मैं आपको आपका नया ऑफिस दिखाती हूँ। वो आगे आगे चल दी। सचिन मुस्कुराया और उसके साथ चल दिया। आकांक्षा मॉल की पार्किंग में एक लड़के से बात कर रही थी। आई वॉज बिजी विद अ केस। मेरे पास सांस लेने तक का टाइम नहीं था। तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं अपने पापा की कंपनी में काम करती हूँ। इसके प्रेशर का अंदाजा है तुम्हें? ऑफ कोर्स नॉट। तुम तो IIT करके अच्छी जॉब कर रहे हो। यू ऑलरेडी हैव सोसाइटीज वैलिडेशन, बट आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। तुम काम में बिजी होते हो तो मैं तुम्हें कभी कॉल करती हूँ? मैंने तुमसे थोड़े दिन बात नहीं की तो मुझे इस बात का जवाब क्यों देना पड़ रहा है? आकांक्षा, तुम एक मैसेज कर देती कि तुम सुपर बिजी हो तो मैं तुम्हें कॉल करता ही नहीं। और मैंने सिर्फ तुमसे पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी। तुम मेरी जगह होती और मैं 1 महीना तुम्हारे कॉल्स नहीं उठाता तो तुम भी यही पूछती। डू नॉट अज्यूम कि मैं क्या पूछती क्या नहीं पूछती। वी मेट ऑन एन ऑनलाइन डेटिंग ऐप। स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू नो मी। अगर तुम एक वर्किंग वुमन को स्पेस देना नहीं जानते तो तुम्हें किसी कॉलेज गर्ल को डेट करना चाहिए जो हमेशा तुम्हारे लिए फ्री हो। Why are you getting so angry, baby? Now do not baby me. आकांक्षा ने अपना फोन देखा। उसका भाई उसे कॉल कर रहा था। उसने कॉल साइलेंट पर किया और वापस दीक्षांत की ओर देखने लगी। तुम कॉल ले सकती हो। It could be important. What the fuck? मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं? आकांक्षा, प्लीज स्टॉप इट। मैंने कभी तुम्हारी या तुम्हारे काम की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। अभी तक ना। अब हम एक साथ सो क्या लिए तुमने हक जमाना शुरू कर दिया। यही नहीं करते हो तुम सब लड़के? तुम्हें पता है सब लड़के क्या करते हैं? मुझे ही नहीं, सभी लड़कियों को पता है। यही तो करते आए हो तुम लड़के हमेशा से। पहले मीठी मीठी बातें करके रिस्पेक्टफुल बन के पहले लड़की पटाओ और वो पट जाए तो फिर उसे बताओ कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नॉट एनीमोर। तुम्हें लगता है तुमने महीने भर एक भी मैसेज नहीं करके सही किया और मैंने रीजन पूछ के गलत किया? यस, और इसमें तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुम एक लड़के हो। पेट्रियार्की तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर है। अपने बॉयफ्रेंड से बदतमीजी से बात करना, उसे हर्ट करना फेमिनिज्म नहीं होता। ओह, तो अब तुम मुझे फेमिनिज्म सिखाओगे? दीक्षांत के पास अब और कुछ कहने को नहीं था। आकांक्षा उसे घूर रही थी। वो दीक्षांत के नाक पे पंच करना चाहती थी। आखिरकार वो पलटी और जाके अपने कार में बैठ गई। फकिंग मेल शोविनिस्टिक पिग। आकांक्षा ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे याद आया कि उसके भाई आकाश ने उसे कॉल किया था। आकाश ने कॉल करने के बाद एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजा था। आकांक्षा ने व्हाट्सएप खोला और मैसेज प्ले कर दिया। दीदी, दीदी, आई एम सॉरी दीदी, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है। आई लव यू दीदी। पापा को भी बोलना आई लव हिम। मैसेज सुनकर आकांक्षा को अपना धड़कता दिल पूरे शरीर में महसूस हो रहा था। उसने तुरंत आकाश को कॉल किया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। सचिन 1 महीने पहले चंडीगढ़ की एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में एक 2 BHK में शिफ्ट हुआ था। सुबह आंख मसलते हुए वो बेडरूम से निकला, तभी उसका पैर एक कार्डबोर्ड बॉक्स से टकरा गया। अरे हिबा, हिबा। हिबा आमना और नीशू के बेडरूम से निकल कर आई।
उसने देखा बॉक्स में रखी सचिन की फाइल्स जमीन पे बिखरी हुई थी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो ठीक है, ये डब्बा यहाँ क्यों है? अरे मैं सामान मूव कर रही थी, यहाँ छोड़ दिया, सॉरी। कोई ना, रहने दे। सचिन ने चुपचाप फाइल्स को बॉक्स में डाला और बॉक्स ड्राइंग रूम में टेबल पर रख दिया। उसने सोफे पे बैठ के टीवी ऑन कर दिया। हिबा उसके लिए किचन से चाय लेकर आ गई। ये लो। आमना और निशु दोनों नीचे खेलने गए हैं। स्कूल? आज संडे है सचिन। तुम्हें सुबह कॉल आया था, तुम देर रात आए थे तो मैंने फोन साइलेंट कर दिया। ये लो। हिबा ने सचिन को उसका फोन पकड़ाया। सचिन ने देखा उसके फोन पे 5 मिस्ड कॉल्स थे, समीर बेदी के। सचिन ने समीर बेदी को कॉल किया। समीर ने पहली रिंग में ही कॉल उठा लिया। गुड मॉर्निंग। सचिन, तुम मेरे घर आ सकते हो? इट्स अर्जेंट। आधे घंटे बाद सचिन समीर बेदी के ड्राइंग रूम में था। आकांक्षा की आंखों में साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोई नहीं थी। वो और समीर बेदी दोनों बेचैन थे। सचिन, आई एम सॉरी तुम्हें संडे को बुलाया। इट्स ओके समीर जी, क्या हुआ? मेरा बेटा आकाश वो गुड़गांव में जॉब करता है। उसका परसों रात से कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब? मुझे परसों रात आकाश का कॉल आया था। आई मिस्ड हिज कॉल। उसके बाद उसका मैसेज आया, तब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके फ्लैटमेट ने बताया वो 3 दिन से घर नहीं आया। उसके ऑफिस वालों ने बताया वो थर्सडे फ्राइडे काम पे नहीं गया और ऑफिशियल कॉल्स और मेल्स का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। मैसेज क्या था? आकांक्षा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और आकाश का भेजा हुआ वॉइस नोट प्ले कर दिया। दीदी आई एम सॉरी दीदी, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने कभी किसी लड़के के साथ कुछ गलत नहीं किया है। आई लव यू दीदी, पापा को भी बोलना आई लव हिम। आई एम उसके आसपास कोई था। हाउ डू यू नो? वो बहुत डरा हुआ है और मैसेज के एंड में एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसके साथ ही मैसेज अचानक कट गया। He said, पापा को बोलना I love him। ऐसा क्यों बोला उसने? आई एम श्योर वो ठीक है। आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? आज सुबह मेरे एक दोस्त की हेल्प से वी लॉज्ड एन FIR। आकांक्षा भी गुड़गांव के लिए निकल रही है। सचिन, आई नो ये कंपनी का काम नहीं है बट मैं आकांक्षा के साथ जाता हूं, आप फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगा आकाश। सोलह साल का आकाश स्कूल ड्रेस में ड्राइंग रूम में खड़ा था। उसकी बड़ी बहन आकांक्षा उसके सामने सोफे पर बैठी थी। आकांक्षा के हाथ में बहुत खूबसूरत पेपर में रैप्ड एक गिफ्ट था। आकांक्षा ने अपने भाई की तरफ देखा। ये गिफ्ट शनाया ने दिया तुझे? हाँ। ओह, फाइनली। फाइनली क्या? फाइनली यू हैव अ गर्लफ्रेंड। अरे दीदी, बेकार की बातें मत करो। गिफ्ट देने से कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है क्या? तुझे स्कूल में कितने लोगों ने गिफ्ट दिया? सानिया के अलावा किसी ने नहीं। लेकिन मेरे सारे दोस्त बॉयज हैं। लड़के लड़कों को गिफ्ट नहीं देते। I feel really sad for your gender. Anyways, शनाया तेरी दोस्त है? Not exactly. मैंने बस उसे एक बार मैथ में हेल्प कर दी थी। पर हेल्प तो तूने और भी लड़कियों को किया होगा। उन्होंने दिया तुझे बर्थडे गिफ्ट? No, but maybe शनाया is just grateful. अरे दीदी यार, ये निकोलस स्पार्क्स के रोमांटिक नॉवल पढ़ पढ़ के आपका दिमाग खराब हो गया है। कम से कम मेरे पास खराब होने के लिए दिमाग है तो सही। घोचू, खोल के देख, दिया क्या है? आप खोलो। तेरा बर्थडे गिफ्ट है, तू खोल। अरे यार, ये कोमलिका वाली हरकतें मत करो। लाओ इधर। आकाश, दिस इज लेटेस्ट आईपैड। नाइस।
नाइस के बच्चे, ये कल वापस करके आना शनाया को। क्यों? तुझे पता है ना कि कितना एक्सपेंसिव है। अगर तूने ये आईपैड रखा तो उसको लगेगा तू भी उसे लाइक करता है। उसने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो ऑफ कोर्स आई लाइक हर। आकाश, तुझे शनाया को डेट करना है? नो। क्यों? वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो और मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। ओह गॉड, भाई तेरी प्यूबर्टी इस साल भी नहीं आने वाली। दीदी। क्या दीदी? आकाश, तूने ये गिफ्ट रखा और उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। शनाया विल फील चीटेड, उसे बहुत बुरा लगेगा। रियली? ऑफ कोर्स इडियट। दोपहर का वक्त था। सचिन और आकांक्षा कार में चंडीगढ़ से गुड़गांव के रास्ते में थे। आकांक्षा ने अभी अभी अपने भाई के स्कूल का किस्सा सचिन को बताया था। अपने भाई के बचपन को याद करके आकांक्षा अभी भी मुस्कुरा रही थी। सचिन ने ड्राइव करते हुए आकांक्षा की ओर देखा। फिर क्या? उसने आईपैड वापस किया शनाया को? ऑफ कोर्स। बैड मूव। आकाश बहुत शाय है, लड़कियों के सामने तो खास कर। आकाश इज अ गुड लुकिंग बॉय, बहुत अच्छे से बात करता है सबसे। लड़कियों से अटेंशन बहुत मिलती है उसे, पर वो घबरा जाता है। कॉलेज में थोड़े टाइम के लिए गर्लफ्रेंड थी, दैट वाज हिज ओनली रिलेशनशिप। कितने टाइम साथ थे दोनों? 4 महीने। 4 महीने का रिलेशनशिप होता है? ऑफ कोर्स। मैंने हिबा को चाय पे पूछने में 2 महीने लगाए थे। हर किसी की कहानी अलग होती है। उसका ब्रेकअप हुआ तो ही वाज डेवास्टेटेड। अभी कितने साल का है वो? ही इज ऑलमोस्ट 21, मेरे से 2 साल छोटा है। वो अपने घर में ज्यादा क्लोज किससे है, अपने डैड से कि तुमसे? दोनों से, मे भी मुझसे। आकाश बचपन में मॉम के बहुत क्लोज था। हमारी मॉम 10 साल पहले गुजर गई, कैंसर। तब से वो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है। पढ़ने में हमेशा से बहुत सिंसियर था, ऑलमोस्ट ऑलवेज टॉपर। डैड के ट्रांसफ़र के बाद हम लोग चंडीगढ़ आ गए। उसका MBA लास्ट सेमेस्टर तब ख़त्म होने वाला था। गुड़गांव में अच्छी कंपनी में उसकी प्लेसमेंट हो गई, तब से वो वहीं रहता है। शुरू में वीकेंड पे आता था, पर पिछले 3 महीने से आया नहीं है। बोलता है उसे संडे को रेस्ट करना होता है। अभी कोई गर्लफ्रेंड है उसकी? नो। श्योर? कांट बी श्योर। स्कूल कॉलेज में तो मुझे अपने क्रशेस के बारे में बताता था, पर हमारे यहाँ आने के बाद जॉब की वजह से हम दोनों बहुत बिजी हो गए, तो उतनी बात नहीं हो पाती। लड़कियों के साथ कैसा था उसका बिहेवियर? वाई? उसने मैसेज में जो कहा, माई ब्रदर इज अ वेल बिहेव्ड मैन। मैं तुम्हें और समीर जी को जानता हूँ। आई नो तुम्हारे भाई का नेचर रिस्पेक्टफुल ही होगा। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आकाश इज द स्वीटेस्ट बॉय यू विल एवर मीट। ओके। मुझे उसका कॉल ले लेना चाहिए था। आकांक्षा, आई नो तुम्हें घबराहट हो रही है, पर आकाश को ढूंढने के लिए तुम्हें काम माइंड से फोकस करना होगा। प्लीज, आकाश के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग। भूख लगे तो बोल देना, मैं किसी ढाबे पे रोक दूंगा। मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए प्लीज। आई एम ओके। शाम के 4 बजे आकांक्षा और सचिन गुड़गांव सेक्टर 45 पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। दोनों ने ही सुबह से कुछ खाया नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्हें एक हवलदार ने अंदर जाने को कहा। सचिन और आकांक्षा सब इंस्पेक्टर बलराज शेरावत के केबिन में दाखिल हुए। बलराज ने उठ के दोनों से हाथ मिलाया। सब इंस्पेक्टर बलराज 5 फुट 7 इंच लंबा था और उसके बाल पीछे तक उड़े हुए थे। उसकी मसल्स बहुत वेल बिल्ट थी और आंखों में अलर्टनेस और अथॉरिटी थी। सचिन और आकांक्षा के बैठते ही वो चिल्लाया, गंभीर! एक 40 साल का आदमी कमरे में आ गया। हाँ जी। बेटे, पानी धरा फूफा ले क्या होगा? अभी लाया। और उसके बाद 3-4 भी बोल दिए। सचिन जी, सफर ठीक रहा? जी। सोनीपत के DSP अमित बलियान जी का कॉल आ गया था दोपहर में। आपका भाई ना मिल रहा ना? वो मेरा भाई है। आप सचिन जी की सिस्टर हो? नहीं। तब आपका भाई कैसे हुआ? वो मेरा भाई नहीं है। तो आपका भाई गायब ना होया? ना। तो किसका होया है? ये आकांक्षा है,
इनके भाई को ढूंढना है। मैं इनके साथ आया हूँ क्योंकि मैं इनके पिताजी की कंपनी में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। क्या नाम है इनके पिताजी का? मिस्टर समीर बेदी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, एएसपी सर ने बताया था उनके फ्रेंड समीर जी का बेटा भी ढूंढना है। हाँ, समीर जी इनके पिताजी हैं। सही। अरे मैं भी सोचूं एक दिन में 2 लड़के कैसे भाग गए, साथ तो नहीं भागे। सर, आकाश का कुछ पता चला? एएसपी साहब का कॉल आते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी। आपका भाई का फोन ट्रेस पे लगाया है, लेकिन फोन ऑफ आ रहा सुबह से। आकाश बेदी नाम है ना? जी। हमने आसपास के पुलिस थानों में उसकी डिटेल्स भेजी थी। आपको आकाश के केस के बारे में पता है? कैसा केस? आकाश की एफआईआर करवाई है किसी लड़की ने। व्हाट? हाँ जी, आकाश के ऊपर रेप का केस है। आकांक्षा भाग के पुलिस स्टेशन के बाहर आई। उसका सर चकरा रहा था, उसे सांस नहीं आ रही थी। उसके पीछे सचिन भी बाहर आया। आकांक्षा, I'm okay. Give me a minute. सचिन, मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है। आकाश मेरा बच्चा है, मैंने उसे बच्चे की तरह पाला है। मैं जानती हूँ वो रेप नहीं कर सकता। आकांक्षा प्लीज रिलैक्स। No, you have to believe me. It is very important that you believe me. आकांक्षा, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। मेरा भाई ठीक तो होगा ना सचिन? मोस्ट लाइकली वो कहीं भाग गया है केस के डर से। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मिल जाएगा ना? आई प्रॉमिस यू, हम आकाश को ढूंढ लेंगे। आकाश की आंख खुली। कमरे में लगभग अंधेरा था। आकाश को अंधेरे में 2 साए दिखाई दे रहे थे। आकाश उठा। उसे उठते देख एक साया चिल्लाया,